हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को पढ़ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हर तरह के क्वेश्चंस हर टॉपिक से आपको देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपकी समझ विकसित हो सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं और सभी नियमों का आप रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिएगा, आज ग्रामर की क्लास नंबर 30 है और क्लास नंबर 30 में हम सभी 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आप पंक्चुएट करेंगे। सही फुल स्टॉप, सही कॉमा, सही कोलन और सही सेमी कोलन का यूज़ किया गया है या नहीं, तो किस में किया गया है ऑप्शन देख लीजिए। पहला है हीरा इज़ अ बिहारी, सुरजीत सिंह अ पंजाबी। तो दिया गया जो आपको स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं हीरा इज़ अ बिहारी, सुरजीत सिंह अ पंजाबी। यही सेंटेंस आपको सही से पंक्चुएट करना है। तो आप देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन में हीरा के बाद कॉमा लगा है जो कि नहीं लगना चाहिए और बिहारी के बाद सेमी कोलन या कोलन लगना चाहिए जो कि नहीं लगा हुआ है। कॉमा सिर्फ लगा हुआ है तो पहला गलत हो गया और ये वाला मार्क भी यहाँ नहीं सही हो सकता। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में हीरा इज़, अब इज़ के बाद यहाँ कॉमा नहीं लग सकता तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी ऑप्शन में देखिए हीरा इज़ अ बिहारी, यहाँ तक तो सही जा रहा है और कोलन का यूज़ किया गया है, यह भी सही है। ठीक है, सेमी कोलन। और सुरजीत सिंह के बाद देखिए आपको मिल रहा है सेमी कोलन। आप देखिए डबल बिंदी जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है ये भी फाइंड आउट कर लें। हम देखिएगा यहाँ पर कह रहा है हीरा इज़ बिहारी, यहाँ आपको हल्का सा पॉज लेना है जो कि आपको मिल रहा है। ठीक है, सेमी कोलन का प्रयोग। और सुरजीत सिंह के बाद आप एक हल्का सा कॉमा लेके कह रहे हो अ पंजाबी। क्यों आखिर कॉमा यहाँ लगा? क्योंकि इज़ को स्किप किया गया है, इज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वाई डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हर सिस्टर इन लॉज /आर अ क्रूएल लॉट, इसके बाद है एंड दे हैरेस हर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेक्ट यहाँ पे करना होगा, कौन सा पार्ट में एरर है। तो हर सिस्टर इन लॉज, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको कंपाउंड नाउन हम लोग कहते हैं। कंपाउंड नाउन मीन्स होता है दो नाउन। ठीक है, दो नाउन से मिल करके कोई भी नया वर्ड बने तो आपका क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। समझ पा रहे होंगे ना, कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, इस प्रकार से जो नाउन बनते हैं उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। लेकिन जब उनका प्लूरल लगाया जाता है तो उस वर्ड में प्लूरल लगता है जिसको एम्फेसाइज किया जाता है। तो यहाँ पे सिस्टर्स होना चाहिए था। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक ना, सिस्टर्स इन लॉ, ना कि लॉज। तो लॉज यहाँ पे गलत है, ये इसका करेक्शन होना है। हर सिस्टर्स इन लॉ मतलब उनकी सिस्टर्स इन लॉ मतलब सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल है, ना कि लॉज प्लूरल है। तो सिस्टर्स में एस लगेगा। समझ पा रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अपना एरर को ले रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एडवर्सरी। एडवर्सरी का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम बराबर सेम मीनिंग मतलब पर्यायवाची। बताइए, पावर्टी होगा, कांटेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी होगा या अपोनेंट होगा? बताइए। एडवर्सरी मतलब आप जानते हैं ना, विरोध होता है। एडवर्सरी मतलब विपक्षी, प्रतिद्वंदी, विरोधी, प्रतिवादी, बहुत सारे वर्ड आप हिंदी में ले सकते हैं। तो अब दिए गए वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है। पावर्टी मीन्स गरीबी, कांटेक्ट मतलब होता है किसी से जो है संबंध रखना, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होगा, तो अपोनेंट अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिनोनिम आपका एडवर्सरी का अपोनेंट होगा। ठीक है, और भी वर्ड अगर आप जानना चाहें फ्रेंड्स तो एंटागोनिस्ट कर सकते हैं, रेसिस्टर कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप जो है इसका सिनोनिम ध्यान करें, है ना। एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये सब आपका
सिनोनिम है। और रेसिस्ट इसका मतलब भी होता है प्रतिद्वंदी या विपक्षी। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिसऑनर का सिनोनिम बताइए क्या होगा। डिसऑनर मतलब क्या, अनादर, कुख्यात, अवज्ञा। ठीक है, ये सब आपका क्या होता है, डिसऑनर मतलब होता है ना ऑनर का उल्टा डिसऑनर। तो यहाँ पर आप देखिएगा ग्लोरी मतलब क्या हो गया, गौरव। और यहाँ पर आपको सिनोनिम करना है, तो गौरव तो आपका ये जो है अनादर और आदर, तो आदर का जो है सिनोनिम है, ना कि अनादर का। ये जो है गलत हो गया। अनकाउंटेबल तो बिल्कुल होगा ही नहीं। विक्ड मतलब होता है दुष्ट इंसान। ठीक है, दुष्ट, तो विक्ड होता है, ये तो एडजेक्टिव हो गया। और आपको डिसऑनर को का सही सिनोनिम ढूंढना है। तो डिसऑनर सिनोनिम आपका इनफेमी होता है, फेमस से बना है। फेमस मतलब आप जानते हैं ना प्रसिद्ध, तो जस्ट उल्टा नटोरियस होता है, और इसी का मतलब इनफेमी तो आपका हो जाएगा। इनफेमी मतलब अनादर, कुख्यात, कलंक, और कह सकते हैं बदनाम, तमाम वर्ड आप हिंदी में ले सकते हैं। तो इनफेमी अपना करेक्ट आंसर है। इसका और सिनोनिम देखिए तो एटेन होता है, ATTAINT, एटेंट। एटेंट मतलब भी डिसऑनर। और रेविश एक वर्ड है, इसको भी नोट करें, RAVISH, रेविश मतलब भी डिसऑनर। और देखिएगा ऑप्रोब्रियम मतलब भी डिसऑनर होता है। ठीक है, आप देख लें स्पेलिंग, OPPROB। ठीक है, OPPROBRIUM। ठीक है, ऑप्रोब्रियम इसका मतलब भी होता है डिसऑनर। समझ पा रहे होंगे, नोट डाउन करते चलें। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम देखना है। इंडिक्ट का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन है इम्पोर्टेंट, प्रेज, जज और चार्ज। तो यहाँ पर आपका इंडिक्ट का मतलब पहले जानना होगा। तो इंडिक्ट का मतलब भले ही आपको न मालूम हो फ्रेंड्स, तो आप कैसे ऑप्शन से लगा सकते, इम्पोर्टेंट, प्रेज, जज और चार्ज। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, प्रेज माने प्रशंसा करना, और जज मतलब होता है किसी चीज़ को, एक जज कहे नाउन तो निर्णय देने वाला, और जज मतलब निर्णय लेना भी होता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे चार्ज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चार्ज, CHARGE, चार्ज। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, तो दोषारोपण करना। ठीक है, दोषारोपण करना। ओके, इंडिक्ट का मतलब दोषारोपण करना। इसका और देख लीजिएगा तो चार्ज है इसका आंसर, चार्ज इसका आंसर है। और सिनोनिम आप देखना चाहें तो एक्यूज मतलब भी वही होता है। ठीक है, दोषारोपण करना, एक्यूज्ड, न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है ये शब्द। कंप्लेंट मतलब भी वही होता है, आरोप लगाना। ठीक है, कंप्लेंट। और आप देखना चाहें तो एक्यूजेशन, ACCUSATION, एक्यूजेशन मतलब भी वही होता है, दोषारोपण करना, या क्या, अभियोग लगाना, आरोप लगाना। बहुत सारे शब्द आप नोट कर सकते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची क्या कहलाती है। डोमिसाइल तो सबको पता है कि ये अस्थाई निवास होता है। डोमिसाइल का मतलब अस्थाई निवास। ठीक है ना। अब देखिए तो ये अपना करेक्ट आंसर नहीं हो गया। कैटालॉग मतलब होता है सूची पत्र या ग्रंथ सूची, सूची पत्र या ग्रंथ सूची, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूची पत्र या ग्रंथ सूची। तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स मतलब होता है कि जो है किताबों की एक लिस्ट हो, उसको कैटालॉग बोलते हैं। जब भी आप किसी भी राइटर के पब्लिकेशन की कोई भी बुक खरीदें तो पीछे उसके और भी जो है सारी किताबें या पब्लिकेशन की सारी लिस्ट बनी होती है, वो आपका कैटालॉग होता है। विम्सिकल मीन्स क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लें। तो विम्सिकल, विम्सिकल मीन्स होता है, आप देख लें आश्चर्यजनक व्यवहार। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। आश्चर्यजनक व्यवहार मतलब विम्सिकल। ठीक ना, WHIMSICAL। अब ग्लॉसरी आप जानते ही हो है ना, कि किसी भी जो है कोई भी चैप्टर इंग्लिश में पढ़ें तो लास्ट में आपका
जो है शब्द संग्रह लिखा होता है, बना होता है ग्लॉसरी, GLOSSARY। ग्लॉसरी की स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी हुई है, तो आप इसको नोट कर लें। ओके, तो आप समझ गए ना, कैटालॉग अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स, ये आइडियमिक एक्सप्रेशन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब है? पहला अ पावरफुल पर्सन, दूसरा माइजर, तीसरा क्लोज फ्रेंड, चौथा ठीक है कॉवर्डली पर्सन यानी कायर इंसान। क्या होगा? अ पावरफुल पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन या माइजर? तो फ्रेंड्स आप जान लें, कंजूस होता है इसका मतलब, है ना, कंजूस, ठीक ना। तो आप जान लीजिए यहाँ माइजर होगा, ठीक है ना, माइजर अपना करेक्ट आंसर होगा, बी। ओके, अब माइजर मैन या माइजर पर्सन क्यों नहीं लिखा है, तो आप ध्यान करें कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी मीनिंग लेके चलते हैं, जिनके साथ आप एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डालेंगे। जैसे देखिए, कभी भी अगर रिटर्न शब्द यूज़ हो, ध्यान करें, रिटर्न, ठीक है, तो उसके साथ आप बैक का प्रयोग नहीं करेंगे, हो जाए तो यही एरर है। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता, RETURN। और उसी प्रकार से ध्यान कर लें, यदि कजिन लिखा है, ठीक है, तो कजिन के साथ कभी सिस्टर या ब्रदर का प्रयोग नहीं होता, ये भी गलत है। कजिन मतलब ही होता है कि चचेरा भाई बहन मौसेरा जो भी आप कहें, तो कजिन मतलब ही होता है सिस्टर या ब्रदर उसमें इंक्लूड होता है। इसी प्रकार से माइजर है, तो माइजर के साथ मैन या वोमैन यूज़ नहीं किया जाता, पर्सन भी नहीं यूज़ किया जाता, तो माइजर मतलब कंजूस आदमी या कंजूस व्यक्ति, ठीक है। तो ये देख लें। इसके बाद आप देखिए, क्लोज फ्रेंड मतलब आप जानते हैं फास्ट फ्रेंड या बॉसम फ्रेंड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? अपना पहला आंसर है, ऑप्शन है ऑलवेज, दूसरा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और तीसरा है इनडिफिनिटली, और चौथा है नेवर। बताइए, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज आप कहते हो, लेकिन यहाँ पर पेज के आगे अगर कोई वर्ड लगता तब आप यहाँ ऑलवेज मीनिंग निकालते। समझ पा रहे हैं ना? इन द लॉन्ग रन का मतलब जो कठिन परिश्रम होता है वो एक समय के बाद उसका रिजल्ट आता है, या मतलब उसका रिजल्ट बड़ा आता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। इन्फिनिटली और नेवर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? इन द लॉन्ग रन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। लाइफ इज एन इवेंट ऑफ, तो गिव एंड टेक। अब इस गिव एंड टेक का क्या मतलब है? लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। पहला ऑप्शन एडजस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन मेक बिलीव मैंने विश्वास दिलाना, और पहला एडजस्टमेंट मतलब समझौता करना, है ना, या आप कह सकते हैं क्या कि एडजस्टमेंट मतलब विचारों आदि का आदान प्रदान करना, समझौता करना, सहमति करना, जो भी कहें आप है ना। तो दूसरा मेक बिलीव, और ऑलवेज और गिविंग। तो याद रख लें, आप हमेशा मतलब कि कभी भी आइडियमिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन करें, आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चन करें, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, शाब्दिक मीनिंग नहीं होगा। आई ऑलवेज से, ओके, देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब जीवन लेने देने की घटना नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है जीवन एक समझौता है, जहाँ पर कुछ खोना और कुछ पाना होता है। आप समझ पा रहे होंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पर। द पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी। अब जो नल एंड अवॉइड है, इसका क्या मीनिंग है? नल एंड अवॉइड, तो देखिए बच्चों, दो प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक तो इस तरह से सेंटेंस बना के पूछ लेता है, और अंडरलाइन वर्ड को जो है आपको बताना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है।
और दूसरा आपका सेम, जैसे आपको ये क्लोज फिस्ट वाला क्वेश्चन मिला, यहाँ देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्लोज फिस्टेड पर्सन वाला। तो ऐसे सीधे उसी वर्ड को उठा करके कि इसका क्या मतलब है। तो दोनों प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है, सेंटेंस में कैसे पूछता है और अलग से कैसे पूछता है। तो अब यही, अगर यही पूछ लेता नल एंड वाइड मीन्स क्या होता है, तो आप जो है सीधे बताते। और सेंटेंस में अगर पूछ रहा है तो कुछ हिंट दे रहा है। तो द पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, तो पॉलिसी डिक्लेयर्ड की जा चुकी है, किस लिए, टू बी। अब नल एंड वाइड मतलब क्या, इम्पटी, वैलिड, पॉसिबल या इनवैलिड। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है पॉलिसी इनवैलिड घोषित की जा चुकी है। इम्पॉसिबल, वैलिड और इम्पटी नहीं, पॉलिसी का इम्पटी से तो कोई संबंध ही नहीं है और इम्पॉसिबल से भी कोई संबंध नहीं है, या तो वैलिड होता या तो इनवैलिड होता। तो पॉलिसी इनवैलिड घोषित की जा चुकी है। आप नोट कर लें, किसी भी प्रकार से आपको लर्न करना होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू विल डू, ओके। आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप जो है कई जगह मतलब आप अपनी कॉपी में लिख के याद करें, या क्लास को ही बार बार देख करके आप जो है रिवाइज करें, या इन वर्ड को ही आप कहीं नोट करें। लेकिन बच्चों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, समझ पा रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर। अब इस डेफ ईयर को अंडरलाइन करके पूछा गया है, टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, ठीक है। तो ये डेफ ईयर का क्या मतलब है, बहरा कान, पहला। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। दूसरा बिग हेल्प, तो पहले तो आपको ध्यान है ना कि करना क्या है आपको। तीसरा रिफ्यूज टू ओबे, और चौथा अटेंटिवली। अब देखिए कह रहा है ही टर्न द डेफ ईयर, यानी उसने बहरे कान को टर्न कर लिया अपने पेरेंट्स की एडवाइस की तरफ। तो इसका मतलब उसने अनसुना कर दिया। तो देखिए केयरफुली लिसन किया, ये तो कहीं से नहीं निकल रहा है। बिग हेल्प भी नहीं आ रहा है। अटेंटिवली मतलब भी ध्यानपूर्वक, लेकिन बहरा कान है, समझिएगा, हिंट दे रहा है। रिफ्यूज टू ओबे मतलब उसने अपने माता पिता के जो है आज्ञा को या राय को मानने से ही इनकार कर दिया, इग्नोर करके चला गया। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। शी केप्ट हर होम स्पीक एंड स्पैन। अब स्पीक एंड स्पैन का क्या मतलब है, पहला ऑप्शन देख लें, फीलिंग ऑफ सिंपथी। अब पहले देखिए, शी केप्ट हर होम यानी उसने अपने घर को रखा। तो घर जो है सिंपथी, यानी घर कोई इंसान थोड़े है कि एम्पथी और सिंपथी रखेगा, सहानुभूति समानुभूति नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, अगर ये सेंटेंस होता कि घर को सहानुभूति के साथ रखा तो आप कह देते, लेकिन यहाँ पर क्या कि मेरी फीलिंग्स इस घर से जुड़ी है। ये कह रहा है घर को मतलब अपने घर को साफ सुथरा रखा, निकल रहा है ना। तो फीलिंग ऑफ लव, और क्लोज्ड यानी बंद रखा नहीं, साफ सुथरा रखा, तो हो जाएगा क्लीन एंड टाइडी, ठीक है, TIDY। और अगर देखें तो यहाँ पर क्लीन एंड टाइडी के स्थान पे वेरी नीट एंड ट्रिम भी लिखा जा सकता था, ये भी एग्जाम में जो है आ सकता है ऐसे, वेरी नीट एंड ट्रिम, ठीक है, वेरी नीट एंड ट्रिम, TRIM, ओके। तो आप इसको किसी भी प्रकार से लर्न करें। वेरी नीट एंड ट्रिम इट मीन्स स्पिक एंड स्पैन, इट मीन्स क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा चमकदार अपने घर को रखा, समझ पाए। तो यहाँ पर सिंपथी, क्लोज्ड और फीलिंग्स ऑफ लव नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। टू पुट अप विथ, ये तो एग्ज़ाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना। क्यों, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछता है और बहुत मतलब कॉमन सा शब्द है। इस कॉमन से शब्द को आप कहीं भी मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में या डेली यूज़ के वर्ड में, है ना, या प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट देखेंगे तब भी मिल जाएगा। ये आइडियम एंड फ्रेजेस का कोई भी मतलब आप जो है कोई भी बुक पढ़ें तो उसमें ज़रूर दिया होता है। पहला देखिए, टू एडजस्ट, टू पुट अप विथ मतलब सीधे आप जान लो, आई कैन नॉट पुट अप विद यू मतलब मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, समझ पा रहे हैं ना।
यहाँ पर टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। आई एम पुटिंग पुटिंग अप विथ यू मतलब मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बियर मीन्स भी होता है सहन करना, और टॉलरेट मतलब भी सहन करना। तो एडजस्ट नहीं, अंडरस्टैंड नहीं, एंजॉय भी नहीं, ये टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, टू पुट अप विथ। ये देखिए जो है कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ऐसे ध्यान करें। जैसे ना ये पुट अप है ना, तो पुट और ऐसे करके अंडर ये फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ लेगा, ऑप्शन आपको 4 दे देगा। तो पुट अप विथ एक अपना मीनिंगफुल एक वर्ड है, पुट अप विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो आपको जो है पुट ऑन विथ, पुट एट विथ कुछ भी कर दे तो ध्यान रखना होगा कि टॉलरेट मतलब पुट अप विथ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। चेंज द अंडरलाइंड वर्ड राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर। तो क्या ये एन ओल्ड सीजर करेक्ट है? यदि करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगा दें, अदरवाइज दीज आर 3 ऑप्शंस, है ना। तो देखिएगा एन ओल्ड सीजर्स ये होना चाहिए, या अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स होना चाहिए, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स होना चाहिए। देखिए बी सी तो सेम सेम हो गया है ना। लेकिन आप देखिएगा याद करें ऐसे, सीजर की स्पेलिंग क्या होती है? SCISSORS। तो सीसर्स हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आप टोंग्स बोलते हो, पैंट्स बोलते हो, ट्राउजर्स बोलते हो, ठीक है। तो एस लगा के बोलते हो तो आप ऐसे समझो, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो है ये होता तो एक चीज़ है परंतु दो, यानी कि प्लूरल लेकर के एक बनता है। तो सीसर्स हमेशा होता है सीजर्स, ना कि सीजर। तो आर नहीं, आर के बाद एस जरूर से जरूर लगा होगा, ठीक है। तो अब आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो ए पेयर ऑफ सीजर्स ओल्ड सीजर्स, एक जोड़ी कैंची, तो कैंची की जोड़ी कहाँ होती है भाई? जूते की जोड़ी होती है, चश्मे की भी जोड़ी नहीं होती है, और चिमटे की भी जोड़ी नहीं होती है, जोड़ी होती है जूते की, चप्पल की। तो जिसकी जोड़ी, एक जोड़ी कैंची कोई आपको क्यों देगा? सामान्य सी बात है, एक कैंची में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ए करेक्ट, ओके, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो एन ओल्ड सीजर्स, ओके, एन भी तो लगा है भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। चेंज द अंडरलाइन वर्ड ही थ्रूड इट आउट ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे थ्रोड को चेंज करना है। अगर ये सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगा दें, और अगर नहीं सही है तो कर डालें भाई सही, ठीक है। अब थ्रो वर्ड मतलब थ्रो माने फेंकना। अब फेंकना का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यदि आपको याद है तो वो काम बन जाएगा, अदरवाइज अगर आप तनिक भी कंफ्यूज हुए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ओके, कॉन्शियसली आंसर करिएगा, फटाफट बताएं क्या करना होगा। क्या ये करेक्ट है? यदि करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट लगा दें, है ना, और नहीं करेक्ट है तो ढूंढ लें। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान करिएगा, थ्रो TH कहाँ गया, 1 मिनट, ये देखें THROW, थ्रो मने फेंकना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म होता है THREW, याद आया ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म थ्रोन होता है, THROWN, थ्रोन मने थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप देख पा रहे हैं थ्रू होना चाहिए। अब आ जाएं ऑप्शन पे, तो पहले ही ऑप्शन में आपको थ्रू मिल गया, यानी कि ये भी तो गलत था तथा ये और ये भी गलत था। अब देखिए थ्रो है THROW, तो फर्स्ट फॉर्म ही है, थ्रोन थर्ड फॉर्म है, थ्रू आपका सेकेंड फॉर्म है। ओके, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस है जो गलत तरीके से लिखा गया है, इसको आपको सही क्रम में लगाना होगा। ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, यदि ये सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगा दें, और नहीं सही है तो 3 ऑप्शन में से एक चुन लें। पहला, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप आ जाएं सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट ही है, ही हैज़, तो देखिएगा जब सब्जेक्ट ही हैज़ है
तो ही है इसके बाद कुछ ना कुछ आगे आएगा, तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन नहीं होगा। तो जब सी ऑप्शन नहीं होगा तो ए बी होगा। ही हैज़ लेफ्ट, दोनों में दिया है ही हैज़ लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या छोड़ा भाई, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना भाई, लेफ्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इंडिया आ गया। समझ पा रहे हैं ना, इंडिया आ गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, लेफ्ट फॉर गुड इंडिया ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, तो इंडिया को छोड़ा अच्छे के लिए, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना। यदि ना समझ पाएँ तो फिर से बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको फिर से समझाएंगे। हर बच्चे का अपना बौद्धिक स्तर होता है, हर व्यक्ति अपने आप में इंटेलिजेंसी रखता है, किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में, और किसी को ठीक है 3 बार में समझ में आता है। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अरे मुझे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, तो आप उसमें घबराएं नहीं, बताएं। देखिएगा सीधे करना क्या है, ही और हैज़, फिर लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इंडिया हो गया, फॉर गुड मतलब एक है अच्छे के लिए, तो यहाँ पर गुड इंडिया नहीं होगा, फॉर गुड होता है ना कि जो है आप करें कि लेफ्ट के बाद इंडिया अंत में जाए, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी ये भी इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना, आगे बढ़ जाएं। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि आपको इनकरेक्ट सीक्वेंस दे देगा, आपको करेक्टली मैच कराना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इट्स अ हाई टाइम यू। अब आगे कह रहा है टू अ डिसीजन, तो यू कम टू अ डिसीजन या केम टू अ डिसीजन या हैव कम या इज कमिंग, बताइए क्या होगा। इसको मैंने एक बार आपको बताया था, है ना, याद अगर होगा तो आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इट इज़ हाई टाइम, ध्यान कर लीजिए, कभी भी अगर इट इज़ हाई टाइम लिया हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, इसके बाद सीधे वर्ब का सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं फिर से लिख दूँ, इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, भले ही आपको प्रेजेंट नज़र आ रहा हो, समझ पा रहे हैं ना। तो इट इज़ हाई टाइम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो केम आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ये एकदम रटा रटाया रूल आप लर्न करें, ठीक है, रट्टू तोता की तरह, जिसको मगब कहते हैं, लर्न कर लें। इट इज़ हाई टाइम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें, देख लीजिएगा। कह रहा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू द वर्कर, हाउ है तो आस्क्ड हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, कट हो गया ना, हाउ मिला नहीं कि आपने पहले को हटा दिया। अब देखिए टेंस चेंज करें, डू है तो हमेशा आपका या तो अगर नॉट लगा होता तो डिड होता, अदरवाइज वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। आ जाए वापस। अब देखिए आपने पढ़ा ना SON का रूल 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखें थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आई सेड टू द वर्कर, तो आई आस्क्ड द वर्कर हो जाएगा। अब अगर आप पहले को भूल जाएं, यहाँ पर इधर थोड़ा आगे आ जाएं, हाँ देखिए आई सेड टू द वर्कर, तो यहाँ पर देखिए पहले को आप हटा दें, अब BCD बचा, वर्कर के बाद आपको हाउ आएगा। आप देखिए सी से देखिए तीनों में हाउ दिया है। अब आप वापस आ जाएं, सब्जेक्ट ढूंढें, सब्जेक्ट यू है तो द वर्कर के अनुसार आप देख पा रहे हैं ही हो जाएगा। अब फिर से गया बी ऑप्शन और डी ऑप्शन का गया काम से, सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। बी ही क्यों करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा कौन सा, वेट फॉर सम टाइम, आई हाउ डू यू लाइक, यू चेंज होगा बेटे वर्कर के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर बी नहीं करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ध्यान करें सी। अच्छा सी तो मैंने लिखा भी है, ठीक है, मैं बोल कुछ रही हूँ और लिख कुछ रही हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आई आस्क्ड द वर्कर आप करेंगे, इसके बाद यू ही में चेंज हो जाएगा, और डू है तो आपका लाइक आएगा, लाइक आपका ही के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में आता है। फिर योर है तो पॉजेसिव केस इसका हिज बनेगा। समझ पा रहे हैं ना, सी ही क्यों करेक्ट होगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें, तो 18 का सी ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है।
18 का सी, मेरे से बी निकल गया मुंह से, ठीक, सी। अब देखिएगा 19 का, शी हर्ट हर बैक वाइल शी। अब देखिए यस्टरडे, आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी कि उसने बैक यानी कि उसके पीछे, पीठ पर उसने चोट पहुंचाई, अपनी पीठ पर चोट पहुंचाई। कब चोट उसको लगी, जब वह, तो ध्यान करें आप, सीधे से जान लें कि व्हेन का प्रयोग जब होता है, तो व्हेन का प्रयोग जो है, आप कह सकते हो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है, या अगर प्रेजेंट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। लेकिन जब कभी भी आप समझ पाएँ व्हाइल अगर आया है तो काम जारी होता है, और काम जारी होता है तो हमेशा आईएनजी लगता है, ठीक है। यही अंतर है व्हाइल और व्हेन में। जैसे आप ये कहो एक साथ दो काम, तो जब का मीनिंग लेगा तो एक साथ दो काम में तो व्हाइल लगेगा, और अगर आपका एक साथ दो काम ना हो, एक साथ काम के बाद दूसरा काम हो, तो व्हाइल ना लगा करके व्हेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इतना आपको अगर याद हो गया हो तो आगे बढ़ें। अभी हमने बताया कि व्हाइल के बाद आईएनजी, तो आईएनजी किस में है, सी डी में नहीं है, ए में नहीं है, बी में है। यानी कि आप देखोगे कि काम कर रही थी वह कल, तभी उसने अपने आप को चोट लगा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइल शी वॉज वर्किंग, यानी काम करने के दौरान, काम करते करते, जैसे आप कहते नहीं हैं कि दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा, खाते खाते सो गया, मोबाइल चलाते चलाते, है ना, इस तरीके से बेहोश हो गया। तो व्हाइल ऑपरेटिंग मोबाइल, व्हाइल कह सकते हो ना, रनिंग, ही वॉज फेंटेड या ही फेंटेड। तो व्हाइल और आईएनजी, काम की आवृत्ति हो तो व्हाइल और आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द चीपेस्ट। अब आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, बोथ ए एंड बी की, नन ऑफ द एबव, ठीक है। बताइए, एक गुड एडजेक्टिव होता है, इसको ध्यान रख लें, एडजेक्टिव होता है, और एक गुड नाउन होता है, लेकिन उसमें एस लग जाता है, नाउन। तो जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मीनिंग अच्छा होता है, और जब गुड्स मीनिंग हो तो इसका मतलब सामान होता है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, और गुड्स हो जाए तो सामान होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव, ये सब गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द चीपेस्ट, चीप मतलब होता है सस्ता, और चीपर उससे सस्ता, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता। आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इलेक्ट्रिक गुड्स आर, मतलब आप जान पा रहे हो ना, दीपावली बीती है कि आपने चाइना के बहुत सारे फ्रिल, झालर, लाइट वाले सब कुछ, मतलब बहुत सारे लोग चाइना का माल ही अपने यहाँ लगाए होंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान करें कि यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, चाइना अभी तो फ़िलहाल कम हो गया है, बट अगर आप 2 साल 3 साल पहले जाएं तो चाइना के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे, और एक बार जो है जल्दी ख़राब नहीं होता था, लेकिन अगर हो गया तो बन भी नहीं सकता था। ये सब तमाम बातें अपने सोसाइटी में व्याप्त थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, I-2008। अब बीच को आपको भरना है, आई दे दिया और 2008 दे दिया। अब आपको यहाँ पर भरना होगा 2008 के हिसाब से। पहला है आई हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम, दूसरा आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम, तीसरा आई हैव वर्कड हेयर फ्रॉम, चौथा हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस। बताइए, 3 में फ्रॉम, 1 में सिंस। मुझे लगता है हिंट बच्चे लोग समझ गए होंगे, यदि हाँ तो फटाफट आंसर करें। देखिए, जब कभी भी समय दिया हो और वो भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। याद आया, आ ही गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2008, निश्चित समय है, मैं यहाँ 2008 से काम कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना यूज, सिंस फॉर। तो देखिए हैव बीन फ्राम लग गया, इसलिए ये गलत हो गया। और आई एम वर्किंग, जब टाइम दिया है तब आई एम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे क्या, जब काम जारी है
तो आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस। यहाँ पर अगर 2008 ना देके 8 साल होता, 8 ईयर्स, तो फॉर यूज हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। द लाइट वेंट आउट वाइल, अभी आपको एक बार बताया गया है ना, वाइल के बाद आईएनजी। अब देखिए, अब कहाँ आप फंस सकते हैं एग्ज़ाम में, आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में फंस सकते हैं, बी और डी में। सी कहाँ से, सी तो हेड रेड है, तो गलत हो गया। या आप यहाँ पे वॉज में फंस सकते हैं और एम में फंस सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे वॉज सही है, कुछ बच्चे एम, कुछ कहेंगे दोनों सही है, क्वेश्चन ही गलत है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, हिंट दिया होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ, क्वेश्चन में ही आपको कुछ न कुछ क्लू दिया होगा, उसी क्लू को पकड़िए और अपने आंसर को जो है पहुंच जाइए आंसर तक। देखिए, वेंट आउट क्या कह रहा है, कह रहा है मैं तो पास्ट में हूँ, तो जब मैं पास्ट में हूँ कह रहा है, तो आप भी ढूंढ के पास्ट पकड़ लीजिए ना, क्यों प्रेजेंट के पीछे पड़े हैं। ये आपका बी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, यानी जब मैं पढ़ रहा था, मैंने मेरा काम जारी था, तभी एक काम क्या हो गया, लाइट ही चली गई। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका मैं पढ़ रहा हूँ तभी लाइट चली गई नहीं, जब आप काम पास्ट में कर रहे थे तो लाइट भी तो पास्ट में गई। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। ही ऑट नॉट टू हैव डन दैट, क्वेश्चन टैग है, बताइए। हैज़ ही, डिड ही, ऑट ही या ऑट नॉट ही, बताइए क्या करेक्ट होगा। फिर से आपको याद दिलाएं कि याद है, बताइए। यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव में होता है, यदि टैग जो है स्टेटमेंट निगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। अब आप देख पा रहे हैं टेंस भी नहीं चेंज होता, तो जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो हैज़ डिड का यूज़ ही नहीं होगा। बच्चे फंसेंगे सी या डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए, जब क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ऑट नॉट दिया है, तो ऑड ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव में है तो टैग अफर्मेटिव में बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल, दूसरा नोविस, तीसरा एश्योरेंस और चौथा शार्पनेस। तो प्रोफेशनल की करेक्ट स्पेलिंग, नोविस की, एश्योरेंस की, इन सब की करेक्ट स्पेलिंग बताएं। प्रोफेशनल की क्या होती है, PROFESSIONAL, ठीक है, प्रोफेशनल, तो ये तो करेक्ट है। नोविस NOVIC मतलब होता है नौसिखिया, नया नया काम करने वाला। और अश्योरेंस में भी यही होता है, ASSURANCE, अश्योरेंस, तो ये भी करेक्ट है। शार्पनेस की स्पेलिंग क्या होती है, SHARP, शार्प, और NES ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर यही इनकरेक्ट है, तो अपना क्यों, क्योंकि ई लगा दिया है ना यहाँ पर, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। शार्पनेस में ई नहीं रहता है, SHARPNESS। ओके, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। देयर आर नो A/पोएट्रीज इन माई बुक, बताइए मेरे किताब में कोई पोएट्री ही नहीं है। आर को हटाया जाए कि पोएट्रीज को हटाया जाए, क्या किया जाए। बहुत से बच्चे आर को ही हटाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, जैसे पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, ठीक है, कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिना एस के यूज़ किए जाते हैं और वो सिंगुलर ना होके प्लूरल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आर यहाँ पे सही है, पोएट्रीज गलत है। POETRY होता है, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, कुछ ऐसे इन्फेंट्री, कैवेलरी, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी ये प्लूरल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। पोयम होता तो पोयम्स कर सकते थे, लेकिन पोएट्रीज का यूज़ नहीं किया जाता। समझ पा रहे हैं ना। तो देयर आर नो पोएट्रीज नहीं, देयर आर नो पोएट्री इन माई बुक। ओके, ये आपका 25 करेक्ट होगा, 25 का बी। ओके, तो चलिएगा, मुझे लगता है बच्चों आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कौन से क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ी सी परेशानी हुई, कौन सा नहीं समझ में आया, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कितना स्कोर आपने किया, सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और अपने सुझाव हम तक भेजें, ठीक है।
और क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए बच्चों, ताकि हमें भी ऊर्जा मिलती रहे। थैंक्स अलॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। आज कितनी खुशी की बात है कि 30 क्लास हम सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास हम लोगों की क्लास नंबर 31 होगी, है ना। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन आपने पढ़ी होगी, है ना। आई माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले मिले जाना है, सोने से पहले मिलो जाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये जो है पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, उनके टेबल पर ये हमेशा रखी रहती थी। तो फ्रेंड्स, हम सभी को सूरज की तरह काम करते रहना होगा और एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स अलॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट